आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपने पिछले लेक्चर में कर रहे थे, अकबर के विषय में पढ़ा। आप लोगों को एक बात बता दें कि मुग़ल साम्राज्य का जो प्रशासन था वो बहुत इस्पाती ढांचा कहा जाता है। और हम लोगों ने एक अपना टॉपिक रखा है, जब मुग़लों का प्रशासन पढ़ेंगे, मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था जैसी अकबर ने बहुत मजबूती से स्थापित की थी, वो बातें भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, राजनैतिक कर रहे थे, मुग़लों के शासकों के विषय में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हम अकबर के बाद चलते हैं जहांगीर की तरफ। जहांगीर, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है और उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा सलीम राजगद्दी पर शासक बनता है और वो जहांगीर की पदवी धारण करता है। यद्यपि उसका राज्यारोहण विवादास्पद ढंग से हुआ था, क्योंकि बहुत से दरबार में जो प्रभावशाली लोग थे, मिर्ज़ा अजीज़ कोका जैसे लोग या राजा मान सिंह जैसे लोग, वो लोग चाहते थे कि राजकुमार खुसरो को गद्दी पर बैठा दें। राजकुमार खुसरो अकबर के लड़के का लड़का, खुर्रम का लड़का था। क्योंकि विवादास्पद ढंग से हुआ, लेकिन जहांगीर अकेला लड़का बचा था। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, उसके और पुत्रों की मृत्यु अधिक मदिरापान के कारण पहले ही हो गई थी। ऐसे में फिर उस विद्रोह को दबाया गया और खुसरो का विद्रोह दबाया गया। बाद में खुसरो को अंधा कर दिया गया। खुर्रम ले जाता है फिर कहीं, और खुर्रम ने बाद में उसको बताते हैं मरवा भी दिया। खुर्रम यानी शाहजहां, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग जहांगीर पर फोकस करते हैं। जहांगीर ने अपने, जैसे ही उसका राज्यारोहण होता है, शासक बनता है, उसने खुद ही खुतबा पढ़ा। उसने कहा कोई राज्य उस तरह का, उसने जो एक बाह्य आडंबर होते थे उसने एक भी नहीं लिए। उसने खुद ही पढ़ा खुतबा और खुद ही सिंहासन पर बैठा। इसके बाद इसने क्या किया, जहांगीर ने जो अकबर से विरासत मिली थी उसको आगे बढ़ाया। इसीलिए जो अकबर छोड़ कर गया था, जहांगीर ने उसको कमज़ोर नहीं किया, शाहजहां ने भी कमज़ोर नहीं किया। इसलिए मुग़लों का जो चरमोत्कर्ष था वो शाहजहां में जाकर दिखाई देता है। औरंगजेब के समय मुग़ल सर्वाधिक विस्तार में होते हैं, लेकिन औरंगजेब के समय ही मुग़लों का पतन शुरू हो जाता है। ये हम लोग आगे का विषय आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग जहांगीर देखते हैं। जहांगीर का जो पूरा नाम था वो था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ये इसकी उपाधि थी। नाम के पहले था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो मरियम उज़ ज़मानी के गर्भ से हुआ था। मरियम उज़ ज़मानी को ही हरखा भाई, और कुछ लोग इन्हीं को जोधा बाई का नाम भी कुछ इतिहासकार देते हैं कि जोधा बाई के गर्भ से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर के जो शिक्षक थे उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ये वही अब्दुल रहीम खान खाना है जिनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। बैरम खां का नाम आपको याद आ गया होगा, अकबर के समय उनके पुत्र थे। जहांगीर ने कई शादियां की, जैसा कि स्वाभाविक है कि मुग़ल शासक भी कई शादियां करते थे। उनमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण थी उनका नाम था मानबाई। इसको जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि भी दी थी। शाह बेगम मानबाई जहांगीर के अफीम खाने से अत्यंत दुखी थी। ये बहुत अफीम का सेवन करता था। इस वजह से उन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली। देखिए, खुसरो का विद्रोह यहाँ लिखा हुआ है। खुसरो का विद्रोह जैसे ही सिंहासन पर ये बैठता है, बैठने से पहले ही हो गया था, और इसको अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। अर्जुन देव एक सिखों के गुरु हैं। जब हम लोग आधुनिक भारत कर रहे होंगे तो सिखों के 10 गुरुओं का इतिहास पढ़ेंगे। सिखों के गुरु नानक से शुरू करेंगे और गुरु गोविंद सिंह तक आएंगे। उसी में बीच में गुरु अर्जुन देव होते हैं। इसी के कारण बाद में जहांगीर के अर्जुन देव से संबंध खराब होते हैं और अर्जुन देव की हत्या भी करवाते हैं जहांगीर। इसके बाद ये इनकी पत्नी का नाम था जगत गोसाई या जोधाबाई, जिनके जन्म से, ये जोधाबाई नाम दरअसल राजपुताना से मुग़लों ने कई शादियां की। तो ये एकदम से ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सी जोधाबाई, कौन हरखाबाई। अकबर की पत्नी का नाम तो हरखाबाई था, जो आमेर के भारमल शासक की पुत्री थी। लेकिन यहाँ पर ये जोधाबाई जगत गोसाई नाम था, इन्हीं को जोधाबाई कहा गया है। जहांगीर की पत्नी, जिनके गर्भ से जन्म हुआ शाहजहां का। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। हम लोग शाहजहां पढ़ते समय भी कर लेंगे। जब ये बैठता है गद्दी पर तो इसने एक आईने जहांगीरी यानी जहांगीर ने अपने कानून जारी किए, 12 अध्यादेश जारी किए। उन 12 अध्यादेशों को, आपको अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको 12 अध्यादेशों का अध्ययन करना चाहिए कि आखिर वो कौन से 12 अध्यादेश थे जिनमें न्याय प्रमुख था। मुझे याद आ रहा है, इस तरह से 12 लोकोपकारी आदेश दिए थे। न्याय की एक घंटी उसने बंधवाई थी, यानी कि किसी को अगर मांगना होता था न्याय तो घंटी खींचने से शासक यानी सम्राट उपस्थित होता था, उसको न्याय मिलता था। एक बड़ा काम जो जहांगीर ने किया, साम्राज्य विस्तार स्वाभाविक है कोई भी मुग़ल शासक करता। अकबर यद्यपि बहुत कुछ कर गया था, लेकिन जो अकबर से छूट गया था वो था मेवाड़।
मेवाड़ ने कभी भी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप भले ही अकबर से हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित हुए थे, लेकिन वो जंगलों में चले गए थे। बाद में भामाशाह की मदद से उन्होंने फिर से तमाम साम्राज्य हासिल किया था। इसके बाद जब गद्दी पर बैठता जहांगीर तो 1615 में मुगल मेवाड़ की एक संधि होती। उस समय मेवाड़ का शासक है राणा अमर सिंह। इसने क्या किया, मेवाड़ों से एक संधि की। यद्यपि मेवाड़ के राजपूतों को जहांगीर ने अपने दाएं बैठाकर सम्मान दिया और उनको जो दरबार में रखने की छूट दी जाती थी, नगाड़ा वगैरह, वो भी मेवाड़ को प्रदान की। उनके किलों की इन्होंने कहा कि आपके किले से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, आप किले की अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। ये सारी शर्तों के बाद भी 1615 में मुगलों की मेवाड़ से संधि होती है और माना जाता है ये मुगल इतिहास में मील का पत्थर था कि मेवाड़ से संधि करना ये जहांगीर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आपसे कभी ईयर भी पूछ सकता है, इसीलिए मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी का क्या महत्व था, राजपुताना कैसे पूरा कंट्रोल में आ जाता है, ये आपको 1615 मुगल मेवाड़ संधि पर 20 शब्द याद रखने चाहिए हमेशा। फिर दक्षिण में 3 राज्य बचे थे उस समय तक अकबर के बाद। तो उसने क्या किया, अहमदनगर पर सबसे पहला धावा बोला। अहमदनगर का इस समय वजीर जो था, प्रधानमंत्री, वो था मलिक अंबर। मलिक अंबर एक योग्य सेनापति था और छापामार लड़ाई में बहुत सिद्धहस्त था। छापामार लड़ाई यानी कि यहाँ छापा मार दिया, चुपचाप चोरी से अचानक से छापा मारना। मलिक अंबर ने मुगलों को बहुत परेशान किया। फाइनली मलिक अंबर पराजित हुआ और कुछ समझौते हो गए इनसे और 1617 में संधि हो गई। बीजापुर के इस तरह बीजापुर भी था, बीजापुर के शासक से भी इसकी संधि हुई और बीजापुर के शासक को फरजंद कहकर, फरजंद मतलब पुत्र, यानी जहांगीर ने बीजापुर के शासक को फरजंद कहा और पुत्र कहकर पुकारने से क्या हुआ, बीजापुर के साथ भी इनके संबंध ठीक चलते रहे। जहांगीर के समय खुर्रम इनका पुत्र था जहांगीर का, जो बाद में शाहजहां बनेगा, बाद में शासक भी बनेगा। उसका विद्रोह भी अभी हम लोग करेंगे। 1622 में उसने विद्रोह कर दिया था खुर्रम ने। खुर्रम भी चाहता था, उसको ये लगा चूंकि अकबर बहुत दिन जीवित रह गया, अकबर जब मरा तो उस समय जहांगीर की उम्र बहुत हो चुकी थी, शाहजहां की भी उम्र बहुत हो रही थी, तो उसको ये लगा कि अगर जहांगीर बहुत दिनों तक जीवित रह गया तो उसका शासक बनने का नंबर नहीं आएगा। ऐसे में खुर्रम ने भी अपना एक विद्रोह किया जहांगीर के विरुद्ध, हालांकि बाद में समझाने बुझाने से वो मान गया। वर्गीगिरी एक शब्द आता है जहांगीर के समय, जो मलिक अंबर का मैंने नाम लिया। लूट मार की जो लड़ाई हुआ करती थी उसको कहते थे वर्गीगिरी। ये शब्द है आपके लिए प्रीलिम्स में भी, पीजीटी, टीजीटी, नेट कहीं भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वर्गीगिरी पर आपको पर्याप्त अध्ययन कर लेना चाहिए कि वर्गीगिरी अगर शब्द आता है तो क्लिक करना चाहिए क्या शब्द था, कहाँ पर यूज हुआ है। फिर जहांगीर से यूरोपियों के संबंधों पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। यही वो समय है जब 1600 में पुर्तगीज भारत आ रहे हैं, अंग्रेज भारत आ रहे हैं, फ्रांसीसी भारत आ रहे हैं, धीरे धीरे यूरोपीय भारत आने लगे थे। सबसे पहला जो 1608 में जहांगीर के दरबार में व्यक्ति आता है, एक्चुअली हुआ क्या, पुर्तगालियों से शुरुआत में संबंध ठीक थे इनके, बुरे नहीं थे। पुर्तगालियों ने मुगलों के 2 जहाज लूट लिए। ऐसे में जहांगीर ने पुर्तगालियों को दंडित किया और उनके सारी जो भी सुविधाएं प्रदान की थी वो सारी बंद कर दी। इसी समय अंग्रेज प्रवेश करते हैं भारत में और अंग्रेजों का जो दूत आता है विलियम हॉकिंस पहला 1608 ईस्वी में, ये जेम्स प्रथम का राजदूत था और अकबर के नाम पत्र लेकर आया था, क्योंकि यूरोपियों को, अंग्रेजों को पता था उस समय भारत में कौन राजा है, अकबर राजा है। तो जो पत्र लेकर आया वो अकबर के नाम का लेकर आया, लेकिन जहांगीर के दरबार में पहुंचाकर 1608 में। विलियम हॉकिंस बहुत अच्छी तुर्की और फारसी बोल लेता था। जहांगीर ने उसको पूरा सम्मान दिया, उसको मनसब प्रदान किया। मनसबदारी पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, मनसब मतलब एक सम्मान, एक रास, एक निश्चित अंकों के साथ उसको एक सम्मान दिया जाता था। उसको इंग्लिश खां, फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की। इस तरह से विलियम हॉकिंस सफल हुआ मुगलों से अंग्रेजों के संबंध अच्छे करने में। इसके बाद जो और कई राजदूत आते रहे, लेकिन किसी को बहुत सफलता नहीं मिली। फाइनली टॉमस रो 1615 में आता है और वो एक मजबूत मदद लेने में सफल होता है जहांगीर से, और उसको सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति जहांगीर द्वारा प्रदान कर ली जाती है। यही यूरोपीय धीरे धीरे जब उनको लगेगा भारत की स्थिति का अध्ययन करेंगे, आकर आए तो व्यापारी बन करते, लेकिन उनको लगेगा यहाँ तो व्यापार के साथ साथ हम राज्य भी कर सकते हैं, धीरे धीरे फूट डालेंगे भारत में और जो छोटे छोटे भारत में बटे हुए राज्य हैं उनको धीरे धीरे जीतते चले जाएंगे। कभी बंगाल जीतेंगे, कभी मैसूर जीतेंगे, कभी आपका मुगलों को हराएंगे, कभी मराठों को हराएंगे और फाइनली भारत में एक मजबूत राज्य स्थापित करेंगे अंग्रेज। वो तो बाद की बात है, हम लोग पढ़ेंगे ही आधुनिक भारत में। फिर
जहांगीर के विषय में यह है कि 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जहांगीर 1620 के बाद बहुत बीमार रहने लगा था। इसकी पत्नी यद्यपि नूरजहां थी, उसके विषय में हम पढ़ेंगे अभी। नूरजहां एक मजबूत चरित्र उभर कर आता है मध्यकाल का। जैसे मध्यकाल की मुगलों की बात आती है तो आप महिला शासकों की बात आती है, अच्छी महिलाओं की बात आती है जिन्होंने राजनीति में भूमिका अदा की, तो शायद सबसे ऊपर जो नाम आता है वो किसका आता है? नूरजहां का आता है। नूरजहां सिंहासन पर साथ ही बैठा करती थी। नूरजहां के विषय में भी करेंगे ही। तो 1620 में बीमार पड़ता है और नूरजहां इसको लेकर कश्मीर की यात्रा कराती है, क्योंकि कश्मीर स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए जाना जाता था। कई बार गया है कश्मीर, यहाँ तक कि कश्मीर में निसात बाग और कौन कौन से तमाम इसके स्थापित किए हुए मुगल गार्डन वहाँ आपको दिखाई देते हैं। लेकिन फाइनली ये जब कश्मीर से लाहौर जा रहा था, लाहौर पहुंचा 1627 में, और 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी 22 वर्ष का शासन रहा। लाहौर के निकट एक जगह सहादरा, रावी नदी के तट पर, वहीं पर इसकी मृत्यु होती है और सहादरा में ही इसका मकबरा बना हुआ है। कोई पूछे जहांगीर का मकबरा कहाँ है तो भारत में नहीं मिलेगा आपको। उस समय तो भारत ही हुआ करता था, लाहौर बाद में बना पाकिस्तान चूंकि, लेकिन लाहौर के निकट सहादरा में इसका मकबरा स्थापित है। अब हम लोग पढ़ेंगे नूरजहां का। नूरजहां को सेपरेट पढ़ना पड़ेगा आपको। हो सकता है परीक्षा में भी आपसे पूछ दे नूरजहां का भारतीय राजनीति पर प्रभाव बताइए, या वो नूरजहां पे टिप्पणी लिखवा लेगा आपसे, या इंटरव्यू में पूछ लेगा चलिए आप नूरजहां के विषय में बताइए थोड़ी बातें। तो नूरजहां को आपको मजबूती से पढ़ना पड़ेगा कि आखिर नूरजहां की राजनीति में क्या भूमिका आती है। नूरजहां की क्या भूमिका थी, इसको लेकर कई इतिहासकारों में विवाद है। एक बेनी प्रसाद वर्मा अच्छे इतिहासकार हैं, आरपी शर्मा जी हैं, ये इतिहासकारों, कुछ इतिहासकार कहते हैं नूरजहां का प्रभाव इस तरह से था, कुछ इतिहासकार उसको काट कर कहते हैं इस तरह से था। कुछ कहते हैं नूरजहां का संबंध पहले से ही जहांगीर से था, कुछ कहते हैं नूरजहां का संबंध, शादी तो नूरजहां की कहीं और हुई हम पढ़ेंगे, पहले से ही था, कुछ लोग कहते हैं बाद में हो गया था। लेकिन कुल मिलाकर विवाद भले ही हो, लेकिन नूरजहां का राजनीति में स्थान था, एक मजबूत स्थान था, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब नूरजहां के विषय में थोड़ा सा, नूरजहां का जन्म कहीं कंधार के निकट, उसके पिता भाग करा रहे थे उस समय हुआ था, और नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा नाम था। इसके पिता का नाम गयास बेग था। पिता गयास बेग थे और इनको उपाधि मिली हुई थी एतामुद्दौला की उपाधि। एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में संगमरमर की बहुत अच्छी एक इमारत है, कभी आप आगरा जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और एतामुद्दौला का ये जो 7000/7000 आप देख रहे हैं, ये मनसब की संख्या है। ये एक बहुत बड़ा मनसब माना जाता था, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। मनसबदारी में जब सैनिक व्यवस्था आएगी इनकी या प्रशासनिक, उसमें आ जाएगा। एतामुद्दौला को 7000 का मनसब दिया था। ये जात होता था, ये सवार होता था, इसके विषय में भी थोड़ी जानकारी हम बाद में लेंगे। मेहरुन्निसा रहने लगी। अली कुली खां एक बंगाल का व्यक्ति था, उससे इसके पिताजी ने शादी कर दी उसकी, और वो बंगाल चली गई। अली कुली खां को एक बार शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर अफगन की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। तो ऐसा लगता है कि जहांगीर कहीं न कहीं इन लोगों के लिंक में था, यानी कि तभी तो उपाधि दी गई होगी और बंगाल में। और वो कब आसक्त हुआ, कब नहीं आसक्त हुआ, ये एक अलग प्रश्न है। फिलहाल 1610 के आसपास तक अली कुली खां को मरवा दिया जाता है। बंगाल के ही गवर्नर के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लड़ाई झगड़े में ही मारा गया, वो भी एक विवादास्पद बिंदु है, आप पढ़िएगा कभी नूरजहां को तो उसमें आ जाएगा। 1611 में वो उस समय इन्हीं की जहांगीर की माँ की एक दासी के रूप में नियुक्त होती है आकर के। और नवरोज एक त्यौहार होता था जिसे मनाता था, जो बलबन के समय से हम लोगों ने पढ़ा था। नवरोज के त्यौहार पर इसको देखा जहांगीर ने, और जहांगीर उसके ऊपर आसक्त हो गया, यानी जहांगीर उसके ऊपर कहीं न कहीं मोहित हुआ, और उसी से उसके बाद थोड़े दिन बाद उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद नूरजहां का रोल बढ़ने लगा। शासक क्या करता था, जो मुगल सम्राट हुआ करता था, वो झरोखा दर्शन देता था। झरोखा यानी झरोखे में आके खड़ा होता था ऊपर से, और नीचे जनता खड़ी रहती थी दर्शन के लिए। तो झरोखे दर्शन में नूरजहां क्या करती थी, साथ साथ आती थी। सिक्कों पर मुगल शासक का नाम हुआ करता था, सिक्कों पर भी मुगलों के साथ साथ शासक के साथ साथ नूरजहां का नाम आने लगा था। जो आदेश पत्र जारी होते थे, उन आदेश पत्रों पर राजा की जो मुहर होती थी, उसके साथ नूरजहां की मुहर भी लगाई जाती थी। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि राजनीति में नूरजहां की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। नूरजहां, नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी गई। मेहरुन्निसा को जहांगीर के द्वारा नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी गई थी। जहां नूरजहां बहुत साहित्य प्रेमी थी, यानी कि उसके पास एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, पढ़ने लिखने में रुचि रखती थी, कविता क्या उसको प्रेम था, खुद लिखती भी थी, वो संगीत प्रेमी थी और चित्रकला प्रेमी थी। चित्रकला के विषय में तो आप अलग से पढ़ेंगे भी, जब हम लोग वो वाली हेडिंग्स कर रहे होंगे। तो जहांगीर के सामने मुगल चित्रकला अपने उफान पर होती है।
चित्रकला, जहांगीर ने स्थापत्य को उतना प्रश्रय नहीं दिया था जितना चित्रकला को दिया था। इसलिए जहांगीर के सामने चित्रकला से प्रायः परीक्षा में सवाल आते ही रहते हैं। उसके चित्रकार कौन थे, उनकी कौन सी कृतियाँ थीं, उनके उसकी चित्रकारिता के समय कौन से रंग भरे जाते थे, किन विषयों पर चित्र बनाए जाते थे, ये सब हम लोग चित्रकला में एक दिन करेंगे जिस दिन पढ़ रहे होंगे। फिर इसने एक पोशाक अपनी शादी पर बनवाई, उसका नाम था नूर महली। उतनी सुंदर पोशाक बनी थी कि फिर मुगल राजकुमारियों ने बहुत वर्षों तक उसका प्रयोग किया। और इसीलिए कहते हैं कि आधुनिक फैशन की जो आविष्कारक है, आधुनिक फैशन का जन्म आज का नहीं है, उसको हम नूरजहाँ को भी इसका श्रेय दे सकते हैं। नूरजहाँ का ये जुनता गुट या जनता गुट एक शब्द आ रहा है, JU है, उसमें जनता कहीं लिखा कहीं जुनता। जुनता गुट का मतलब नूरजहाँ गुट। नूरजहाँ के गुट में नूरजहाँ आ गई, उसके पिता गयाश बेग आ गए, इसका भाई आसफ खां आ गया और शाहजहां खुर्रम के नाम से। इन 4 लोगों ने मिलकर दरबार में एक गुट बना लिया। क्योंकि चारों मजबूत थे, इन चारों के गुट को कहा गया जुनता गुट। इस गुट का इतना असर था कि चारों मजबूत पोजीशन रखते थे, विरोधियों को कुचलने लगे। महावत खां इनसे इतना जलने लगा कि महावत खां ने अंततः 1626 में विद्रोह कर दिया। यद्यपि उस विद्रोह से नूरजहाँ ने जहांगीर को बचा लिया, लेकिन महावत खां भी एक मजबूत सेनापति था उनका, उसने विद्रोह किया। बाद में ये गुट जब तक मजबूत रहा, जब तक उसके पिता जीवित रहे 1622 तक। 1622 में उसके पिता की नूरजहाँ की मृत्यु हो गई, गयास बेग की। फिर ये ग्रुप, नूरजहाँ की महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी, इधर खुर्रम की यानी कि शाहजहाँ की भी महत्वाकांक्षा क्या हुई होगी, बढ़ी होगी। तो दोनों में क्लैश हो गया, दोनों में टकराव हो गया। नूरजहाँ ने सोचा कि अगर हमने खुर्रम को आगे बढ़ाया तो सत्ता में उस काबिज नहीं रह पाएगी। तो नूरजहाँ ने क्या किया, एक लड़का था शहरयार, और जो कि शहरयार उनका पहली लड़की की, जो इसके अली अफगन मैंने बताया जो मार दिया गया था, अली कुली खां, उससे जो लड़की पैदा हुई थी लाडली बेगम, उसकी शादी उसने किससे कर दी, शहरयार से कर दी। जहांगीर के लड़के शहरयार से कर दी। और सोचा कि शहरयार कमज़ोर व्यक्ति है चूँकि, तो अगर शहरयार शासक बन जाए, सम्राट, तो मैं फिर इसका सत्ता का प्रयोग ज़्यादा कर सकती हूँ। तो वो शहरयार का पक्ष लेने लगी और खुर्रम वहीं से एक नई रास्ते पर चल पड़ा। इधर खुर्रम से शादी हो गई थी आसफ खां की लड़की अर्जुमंद मानो बेगम अर्थात मुमताज़ महल की। तो खुर्रम का साथ कौन देने लगा, आसफ खां देने लगा। तो कई गुटों में जहांगीर का दरबार बट गया था। इन बटे हुए दरबारों में फिर अंततः नूरजहाँ का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। नूरजहाँ की माँ का नाम था अशमत बेगम और इत्र की आविष्कारक हैं वो। ये पूछा जाता परीक्षा में, इत्र का आविष्कारक कौन था, माँ यानी कि अशमत बेगम ने किया था। इसके भाई का नाम आसफ खां था। इसका जो मनसब था वो 6000/6000 का था। 1645 में नूरजहाँ की मृत्यु, यानी कि 27 में ही ये मर गया था। तो आप समझ लीजिए बहुत वर्ष तक वो जीवित रही, लगभग 18 वर्ष तक जीवित रही और लाहौर में ही उसकी मृत्यु हो गई। जो स्त्री को दान दी जाती थी भूमि, उस पर नूरजहाँ की स्वीकृति अनिवार्य होती थी अगर किसी स्त्री को दी गई होगी। और महावत खां के विद्रोह के विषय में मैं सिर्फ ये 2 बातें बताऊँगा आपको। महावत खां ने एक बार, जब ये लाहौर से काबुल जा रहा था जहांगीर, तो नदी पार कर गए सारे लोग, केवल जहांगीर रह गया था एक तरफ, दूसरी तरफ सारे नूरजहाँ और खुर्रम ये सारे पार कर गए। ऐसे में एकदम से महावत खां को क्या किया, बंदी बना लिया। महावत खां ने जहांगीर को बंदी बना लिया। तो नूरजहाँ ने, और सब तो भाग गया आसफ खां वगैरह, नूरजहाँ ने कहा नहीं मैं अपने पति के पास जाऊंगी, और उसने आत्मसमर्पण कर दिया, पति के साथ आ गई। बंदी रहने लगे दोनों महावत खां के। हालांकि महावत खां ने बहुत विनम्रतापूर्वक बंदी बनाया था, लेकिन एक दिन उसने कहा, इनके सैनिक अहदी सैनिक कहलाते थे जो निजी अंगरक्षक हुआ करते थे। तो नूरजहाँ ने यह कहा महावत खां से कि सम्राट खुद ही अपने निजी अंगरक्षकों का निरीक्षण करेंगे, और वो उतनी कूटनीति महावत खां नहीं समझता था, उसने अलाउ कर दिया। और जहांगीर ने निरीक्षण किया सेना का, सेना उसके साथ हो गई और फिर महावत खां के विद्रोह को अंततः दबा दिया। तो माना जाता है कि वहां पर भी एक नूरजहाँ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर जहांगीर को बचा लिया था। इतने सारे पॉइंट हैं इनके विषय में, पॉइंट तो बहुत सारे और भी होंगे जो मुझसे छूट गए होंगे, लेकिन आपको जहांगीर और नूरजहाँ के विषय में संबंध अगर करना है और परीक्षा में प्रश्न हल करना है तो इतनी बातें तो बिल्कुल ABCD की तरह रटी होनी चाहिए। इसके बाद फिर हम अगला टॉपिक करेंगे शाहजहाँ। तब तक आप लोग करते रहिए, मैं क्वेश्चनर भी डालूंगा किसी दिन। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।